इन लास्ट लेक्चर अपने ने गॉस लॉ पढ़ा था। गॉस लॉ में मैंने तुमको समझाया था देयर आर 3 फॉर्मूलास, और गॉस लॉ की हेल्प से अपने 3 चीजें फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। तो वहां पे भी मैंने तुमको बताया था कि उसके बाद अपने को उसकी एप्लीकेशंस देखनी है। अभी गॉस लॉ डिराइव तो हो गया तो उसका कुछ तो यूज होगा ना, तो देयर आर सम यूजेस विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस लॉ की हेल्प से अपने 3 एप्लीकेशन समझने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है व्हिच इज to find out the electric field due to infinity long straight uniformly charged conducting wire। uniformly charged का मतलब होता है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा that will be uniform। तो एक अपने long straight conducting wire के लिए फाइंड करेंगे, दूसरा है infinity long plane sheet, और तीसरा हैगा for the spherical cell। तो इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है विद द हेल्प लेनी है किसकी, गॉस लॉ की, राइट। तो यहाँ पे गॉस लॉ में अपने फर्स्ट एप्लीकेशन आज डिस्कस करने वाले हैं which is electric field due to infinity long straight uniformly charged wire, बराबर। तो जो भी थियरी होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को जो क्वेश्चन होता है कि सर थियरी समझ में तो आ जाती है बट जब एग्जाम टाइम होता है ना तो लिखने में बहुत दिक्कत जाती है। तो मेरी एक ट्रिक है, और मैं ट्रिक नहीं बोल सकता, इट इज सिंपल कॉन्सेप्ट। सबसे ज्यादा थियरी को जो अगर याद रखने का तरीका होता है ना, तो उसमें तुमको सबसे पहले इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग कहां से होगा थियरी का वो पता होना चाहिए, मतलब वो याद रखो, और कंक्लूजन मतलब लास्ट में तुमको क्या रिजल्ट लेके आना है। अगर इतना याद हो जाता है ना तो तुम्हारा थियरी का जो कॉन्सेप्ट है और उसको लिखने का जो तुम्हारा रिदम होगा ना, इट विल नॉट ब्रेक। ओके, सो मैंने भी उसी तरीके से हर बार जब भी मैं थियरी डिस्कस करता हूं तो मैं सबसे पहले, अगर डायग्राम वाली थियरी है तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आधी थियरी तो डायग्राम से ही सॉल्व हो जाती है, राइट। सो यहाँ पे भी तुम देखोगे मैंने थियरी का स्टार्टिंग जो किया है ना, वो थियरी का स्टार्टिंग किया है डायग्राम से, राइट। मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड मेरे पास फॉर्मूला क्या है, there is a one formula, phi is equals to integration E dot dA। now यहाँ पे integration of E dot dA करना है और phi is equals to लिखा है, मतलब सबसे पहला होता है कि मुझे फाइंड करना पड़ेगा टोटल फ्लक्स, राइट, टोटल फ्लक्स बाय द वायर। और टोटल फ्लक्स फाइंड करना है तो जब मैंने थियरी करवाई थी गॉस लॉ की तब तुमको समझाया था कि वी हैव टेकिंग वन इमेजिनरी सरफेस। तो यहाँ पे भी अपने क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक वन इमेजिनरी सरफेस। वहां पे मैंने तुमको समझाया था, उसका एक पॉइंट था कि जब तुम सरफेस ले रहे हो, अगर तुमको गॉस लॉ अप्लाई करना है तो इट विल इजी टू यूज फॉर द सिमेट्रिकल शेप। तो यहाँ पे भी तुम देखोगे ना, तो डायग्राम में मैंने जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ली है that will be in a shape of cylinder, right। दूसरी चीज ये तुम देख सकते हो, वायर जो मैंने यहाँ पे लिया है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आई एम कंसीडरिंग लैम्बडा, और इस पॉइंट से यहां तक का जो पॉइंट है वहां तक का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस आई एम टेकिंग स्मॉल r। ओके, तो दूसरी चीज है याद रखना कि जब वायर बहुत लंबा होता है तो यहाँ पे तुम देखो मैंने उसके एंड कंप्लीटली एंड, इसका जो एंड है उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइंस ड्रॉ किए। वो डॉटेड लाइंस क्या इंडिकेट करते हैं कि ये वायर जो है ना इट इज वेरी लॉन्ग। अगर वायर लॉन्ग होता है तो किसी भी पॉइंट पे तुम अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे वो लाइन तुमको यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले डायग्राम को समझने से। डायग्राम के अंदर मैंने टोटल 3 क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है। द फर्स्ट इज दिस, द सेकंड इज दिस एंड द थर्ड इज दिस। मैं क्या करूंगा, मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, इन तीनों के ऊपर जो फ्लक्स की वैल्यू है वो फाइंड करूंगा, और इन द लास्ट उन सारे फ्लक्स का क्या कर दूंगा, समेशन। तो सबसे पहले अपने फाइंड करेंगे फॉर द सरफेस 1। ओके, अपने सरफेस 1 के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम फॉर द सरफेस 1, अगर मैं फ्लक्स का फॉर्मूला लगाता हूं तो phi1 विल बी इंटीग्रेशन E डॉट dA। नाउ यहाँ पे डायग्राम देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ना, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड, राइट, गोइंग अवे फ्रॉम द वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, phi1 स्टार्ट किया, इंटीग्रेशन E डॉट dA लिखा। whenever we are removing dot product we have to apply cos theta, right, कंपोनेंट लेना पड़ेगा cos theta। यहां पे तुम देखोगे तो E
और DA के बीच का जो एंगल है दैट इज परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री है। एंड एज वी नो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? इट इज 0। तो अगर cos 90 की वैल्यू 0 है तो मुझे जो φ1 मिलेगा दैट φ1 विल बी 0। गॉट इट? सो पहला अपने ने फ्लक्स फाइंड किया फॉर द सरफेस नंबर 1। उसी तरीके से अपने फाइंड करने जा रहे हैं फॉर द सरफेस नंबर 2। चिंतन, तो जैसे सरफेस 1 के लिए अपने ने फाइंड किया, नाउ वी आर गोइंग ऑन द सरफेस 2। यहां पे तुम देख सकते हो सेम पोजीशन है, सिर्फ एक ही चीज में चेंज आया। वहां पे एरिया वेक्टर जो था वो उस डायरेक्शन में था, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। तो अगर मैं सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने जा रहा हूं तो माय फार्मूला विल बी φ2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट dA। जो वहां पे यूज किया था वही यूज कर रहा हूं, कोई चेंज नहीं है। अगेन डॉट प्रोडक्ट हटाओ, यू हैव टू रिमूव द डॉट प्रोडक्ट, देन यू हैव टू पुट cos थीटा। सो मैंने यहां पे cos थीटा रख दिया। अगेन यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल बनेगा ना दैट विल बी 90, मतलब दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सो बिकॉज ऑफ दैट cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0 और उसकी वजह से फ्लक्स ऑन सरफेस 2 इट इज आल्सो विल बी 0। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड के लिए फाइंड किया, नाउ लास्ट अपनी एक सरफेस जो बाकी रहेगी एंड दैट सरफेस इज φ3 और सरफेस 3, उसके लिए अपने फ्लक्स फाइंड करने जाएंगे। तो उसके लिए जब मैं फ्लक्स फाइंड करने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा तुम देख सकते हो। फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग किया वही पॉइंट से, φ3 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट dA। अगेन डॉट प्रोडक्ट हटाओ, यू हैव टू प्लेस हियर cos थीटा। cos थीटा प्लेस करने के बाद अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और एरिया वेक्टर है बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर पैरेलल है देन थीटा विल बी 0 और cos 0 की जो वैल्यू आती है दैट विल बी 1। सो यहाँ पे तुम देखोगे तो इसके बाद मैंने जो स्टेप लिखा है दैट इज इंटीग्रेशन E into dA। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dA, कल वाला लेक्चर अगर तुमने देखा होगा तो उसमें मैंने समझाया था dA इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द सरफेस एरिया, राइट? तो वहां पे स्फीयर था, तो जब मैंने स्फीयर का स्मॉल पार्ट लिया और उसका इंटीग्रेशन किया तो उसका सरफेस एरिया का फार्मूला लिखा था 4πr²। यहाँ पे जो शेप है दैट शेप इज सिलेंडर, राइट? तो अगर मैं उसके छोटे पोर्शन का इंटीग्रेशन करूंगा तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया रहता है वो होता है 2πrl। यहाँ पे अपने जो ये गॉसियन सरफेस ली है उसमें जो सिलेंडर है उसकी लेंथ अपने ने कंसीडर की है कैपिटल है। सो यहाँ पे मुझे जो फॉर्मूला मिलेगा बाय द इंटीग्रेशन ऑफ dA the surface area of the cylinder will be 2πr into capital L। ओके, नाउ मैंने बोला था उस तरीके से अपने को टोटल फ्लक्स फाइंड करना हो तो तीन सरफेस का जो फ्लक्स मैंने फाइंड किया है उन तीन सरफेस के फ्लक्स का अपने को क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। सो आई एम डूइंग ओवर हियर समेशन टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अकॉर्डिंग टू दिस φ1 और φ2 जो है वो मिला था मुझे 0 तो मैंने 0 रख दिया, लेकिन φ3 मुझे 0 नहीं मिला है। φ3 मुझे कितना मिला है, φ3 जो मिला है दैट इज E into 2πrl, तो वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो मुझे जो टोटल फ्लक्स मिलेगा दैट विल बी 2πrl into E। तो यहाँ पे जैसे अपने ने देखा कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज E phi is equals to 2πrl into capital E। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे मैंने वैसे जैसे तुमको समझाया था कि फ्लक्स के अपने पास टोटल 3 फॉर्मूला है। मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट dA, राइट? नाउ दूसरा फ्लक्स का जो फॉर्मूला है ना दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट? इफ आई एम सेइंग दैट कि इसके ऊपर जो अपने ने चार्ज लिया है दैट इज अ स्मॉल q, राइट? तो यहाँ पे मैंने लिख लिया phi is equals to Q अपॉन एप्सिलॉन 0। स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज लैम्बडा। सो मैंने यहाँ पे Q की जगह पे, राइट, एज वी नो लैम्बडा इज इक्वल्स टू Q बाय L होता है, तो Q क्या होगा, Q विल बी लैम्बडा इनटू L। तो यहाँ पे phi is equals to लैम्बडा इनटू L अपॉन एप्सिलॉन 0, दैट विल बी माय फार्मूला नंबर 2। ये भी फ्लक्स का फार्मूला है, ये भी फ्लक्स का फार्मूला है, तो दोनों को मैंने क्या किया, कंपेयर किया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो फ्रॉम फार्मूला नंबर 1 एंड 2 दोनों को जब कंपेयर करोगे
तो उसकी वजह से यहाँ पे जो कैपिटल एल है वो और सामने की तरफ दूसरा एक एल है, दोनों क्या हो जाएंगे, इट विल बी कैंसल आउट। सो यहाँ पे अगर मैं इस 2 पाई आर को डिनोमिनेटर में ले जाता हूं तो मेरा ई का फॉर्मूला होगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। अगर मुझे इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लेना जरूरी हो जाता है। सो व्हाट आई एम डूइंग, E is equals to lambda upon 2 pi r epsilon 0 लिखा और साथ में मैंने यहाँ पे लिखा है n कैरेट। n कैरेट is the unit vector in the direction of electric field। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने जो पहली एप्लीकेशन तुमको सिखाई है, अगर पहली एप्लीकेशन तुमको एकदम कंप्लीट से आएगी ना तो उसके बाद वाली जो दो एप्लीकेशन है इट इज वेरी इजी, राइट। सो हियर गॉस लॉ की एप्लीकेशन अपने ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी दूसरी दो एप्लीकेशन भी तुमको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो यहाँ पे ये चीज प्रॉपर से एक बार अंडरस्टैंड कर लेना। कोई डाउट हो तो जैसा मैं हर बार बताता रहता हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन द चैनल, ओके। कमेंट करो नीचे चैनल में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक इट और सब्सक्राइब करना मत भूलो। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक बेल आइकन होता है, तो वहां पे जब भी हम न्यू वीडियोस रखेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।